Hello friends, good morning all of you. कौन कौन डिस्कशन में हैं सब लोग बताइए। आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सी राजा मोहन साहब का लिखा हुआ आर्टिकल है। कितने लोग आ चुके हैं डिस्कशन में? क्या ये बहुत जल्दी तो हमारा डिस्कशन नहीं हो जाता है 11:15 पे? कैसा है ये वाला टाइम? आप लोग प्रिपेयर रहते हैं इस समय में? मुझे लगता है कि आइडियल टाइम है आपका आर्टिकल पढ़ने का, और उस पर आप नोट्स प्रॉपरली बना सकते हैं। दिसंबर की शुरुआत हो गई है, यानी कि इस साल का आखिरी मंथ शुरू हो चुका है आज से, राइट? कौन कौन है डिस्कशन में, फटाफट बताएं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से समझिएगा उसको और ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको पूरा जो बताना चाह रहे हैं सी राजा मोहन साहब वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते स्टार्ट करते हैं अपने कोटेशन से। हाँ, गुड मॉर्निंग धीरज। ध्यान से सुनना आप लोग, सभी लोग। मैं ये भी बताऊंगी कि नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। न्यूज़पेपर में से जब आर्टिकल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कैसे आप कुछ फैक्ट्स को लिख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में लिखना है आपको, बहुत डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि बार बार आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी, तो पीडीएफ से रिवाइज करना उतना ईजी नहीं होता है। तो अभी से ही आप लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करें, थोड़े थोड़े शब्दों को लिखते चलें, तो उसको मैं भी आपको बताऊंगी भी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। एंड आज का कोटेशन है कोफी अन्नान साहब का ही है। यू कैन नॉट हैव पीस विदाउट सिक्योरिटी एंड यू कैन नॉट हैव सिक्योरिटी विदाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। याद आ गया होगा, ये कोटेशन हमने डिस्कस किया है पहले भी। हेलो विशु, गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग बताएं कौन कौन है इस डिस्कशन में। देखिए, कोटेशन बहुत अच्छा है। आज हम लोग एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो अभी एक जेन्युइन इश्यूज़ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो, कि अभी जब कोविड आया है इस समय में जो चीज़ें बदली हैं, लाइक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ लोग ज़्यादा चले गए हैं। इवन फ्रॉम कॉलेजेस, स्कूल्स, सब जगह पर जो एजुकेशन है वो लैपटॉप, मोबाइल्स में दिए जा रहे हैं। तो क्या इससे ऐसा कुछ सेक्शन है जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो, वल्नरेबल हो, जिनके पास ये एक्सेस ना हो, इंटरनेट की सुविधा ना हो, और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो जा रही हैं सोसाइटी में आज। तो जब हम बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इन इश्यूज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा, और उस पर हम बहुत अच्छा एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। जो लोग आ चुके हैं डिस्कशन में, कॉपी पेन अपना रेडी रखिएगा ताकि आप इन चीज़ों को नोट करते चलें। ये कोटेशन आपको याद करना है, ठीक है? और आज आपको क्वेश्चंस जैसा कि रोज़ दिया जाता है, पता नहीं कितने लोग लिख रहे हैं। आप लोग आंसर राइटिंग कीजिए। सिर्फ एक या दो स्टूडेंट है जो आंसर राइटिंग करके, और आईएएस दरबार का जो आंसर रिव्यू ग्रुप हमने बनाया है टेलीग्राम पर, दोस्तों ये आपके लिए है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है बिकॉज आप लोगों की डिमांड थी कि आपको एक आंसर राइटिंग के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। वहाँ पे सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं होगा, आप अपना एक आंसर लिखें, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आएँ। जैसे आज ये वाला क्वेश्चन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मस्ट डील विद चेंज जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ इन वेस्ट एशिया, डिस्कस। तो ये हम पूरा एक देखने वाले हैं सिनेरियो कि किस तरीके से बदल रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान भी कैसे इंडल्ज हो रहे हैं, कैसे इन दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, लाइक इज़राइल और ये सब जो एक कमेंडेबल है। तो यहाँ पे आपको, अभी हम फैक्ट डिस्कस करेंगे, मिल जाएगा, उसको आपको यूज़ करना है अपने आंसर राइटिंग में, एंड देन उसको अपलोड करना है पीडीएफ बना करके आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप पर। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए होगा, आप एक बार आंसर लिख करके देखो, अपलोड करके देखो, आंसर को एनालिसिस करके देखो, दूसरों के आंसर्स को, आपको खुद में बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का, जैसा कि हम लोग 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव डेली देखते हैं, कल भी आपको मैंने दिया था। आज जो भी नए लोग हैं वो फटाफट से आंसर बताएं। अगर आपको मालूम है, और नहीं भी मालूम है तो आप अटेम्प्ट कीजिए, गेस कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1999। यू थिंक ये सही स्टेटमेंट है? अगर सही स्टेटमेंट है तो आपको करेक्ट बताना है यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एपेक।
तो दोनों में से आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है तो दोनों स्टेटमेंट में बोथ का आप चूज़ कर सकते हैं, या आपको अगर पता हो कि हाँ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है तो फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा आपके अकॉर्डिंगली आंसर। जितने लोग देख रहे हैं, धीरज, विशु, हेमंत, जितने लोग हैं प्लीज़ आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का अपने अकॉर्डिंगली। आप गेस कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर सही ही होना चाहिए, आपको मैं सही आंसर बताऊंगी। जैसा कि कल के क्वेश्चन का सही आंसर आज हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक है। सो क्वेश्चन का नंबर डाल के फिर उसका आंसर बताना है। ABCD। आशीष आपने 1 लिखा है, व्हाट डज इट मीन? आप यहाँ पे आंसर लिखिए ABCD में, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेमबैक्स। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज में इन्वॉल्व है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ये बता दें ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यहाँ पे नवल नहीं है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है आपको बताना है। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, ऑप्शंस आर देयर, चूज़ कीजिए और उसका सही आंसर बताइए। 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों का आंसर फटाफट। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और हमारा स्टार्ट होता है आज का पहला डिस्कशन, अ किलिंग एंड द न्यू मिडिल ईस्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जब आप इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है एक बार में आपको चीज़ें क्लियर ना हो, इसीलिए सुन लेंगे आप ध्यान से और तब जाके जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पूरा आर्टिकल समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिनको डिस्कशन पसंद आ रहा है पहले तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और दूसरा इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को। आपको लगता है आपका फ़ायदा हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स को अलग अलग ग्रुप्स में, जहाँ पर आप हैं बहुत सारे ग्रुप में आप जुड़े होते हैं, IAS से रिलेटेड होता है, UPSC बाकी और एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। इस डिस्कशन में और लोग जुड़ने चाहिए जितने आप लोग आ रहे हैं, और जो लोग डेली देखते हैं रेगुलरली, भले ही अलग अलग टाइम पर, अगर वो सेम टाइम पर आकर के डिस्कशन को देखेंगे तो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे सभी लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट कैसे, पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग प्रभाकर, लेट हो आप। हम लोग अब टाइम पे स्टार्ट कर चुके हैं डिस्कशन, अब रोज़ 11:15 पर ही शुरू होगा, तो बिल्कुल जैसे क्लास में आप लोग इंक्लूड होते हैं टाइम पर, वैसे ही यहाँ पर भी आ जाना है, ठीक है। सो अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं आर्टिकल पर। इसमें बेसिकली अभी जो रियल कॉन्टेक्स्ट है, क्या करंट न्यूज़ है, उस पर आर्टिकल लिखा है इन्होंने। तो वहाँ पर ऐसा है, ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनका कि मर्डर कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि कैसे इस तरीके से वल्नरेबल बना दिया गया है ईरान में, जो स्ट्रेटजिक पूरा है वहाँ पे कैसे वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, और ये क्या शो करता है, इससे कैसे अलग अलग देशों के साथ ईरान के रिलेशन किस तरीके के हैं, कैसे ये यहाँ पे शो होते हैं, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का कैसा रिलेशन अभी ईरान और इन देशों के साथ, पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है, इवन अभी बांग्लादेश कैसे इंटरेस्टेड है इन देशों के साथ रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने में। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट व्यूज़ वी आर गोइंग टू टेक टुडे फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस आर्टिकल। सो आपको करंट न्यूज़ पता चल गई कि टॉप ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तेहरान के बाहर असैसिनेट कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है कि आखिर कैसे इतने बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, इतने बड़े बड़े फेसेस को, इतने बड़े बड़े लीडर्स को असैसिनेट कर दिया जा रहा है ईरान के, और कैसे उस पूरे रीजन को वल्नरेबल कर दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा इवन। तो उसी पर हम पूरा आर्टिकल आज देखने वाले हैं। सो जो टर्बुलेंस है, जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में, ये वैसे तो अक्सर न्यूज़ में होता है। मिडिल ईस्ट में जो देश हैं उनका एक दूसरे देशों के साथ रिलेशन, रिलीजियस, इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक, ये सब बहुत मैटर करता है और ये कहीं ना कहीं बदलता रहता है। तो जब ये बदलता है तो कैसे इसका इम्पैक्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो साउथ एशियन नेशंस हैं उस पर भी पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है, अरब कंट्रीज़ हैं, इंडिया के लिए इवन बहुत इंपॉर्टेंट, और इवन इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है पिछले, अभी हम कुछ सालों में देखें, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस समय में देखें भारत में, तो इन देशों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। जबकि कश्मीर वाले भी इश्यूज़ पर जो मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडिया के फेवर में बात की कि वो इंडिया का इंटरनल इशू है। हालांकि ये सब चीज़ें लिखी नहीं है आर्टिकल में, आपको समझना है, एक माइंड मैप क्रिएट करना है कि इंडिया के लिए ये जो देश हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, और इवन ईरान की हम बात कर लें, इज़राइल की बात कर लें, ये सारे जो देश हैं
मिडल ईस्ट में ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनका इंडिया के लिए, इनके साथ एक अच्छा रिलेशन भारत के लिए कितना ज़रूरी है। और इसमें जैसे पाकिस्तान अब इन देशों के साथ रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो क्या वो इंडिया के रिलेशन को इम्पैक्ट करेगा क्या? तो ये एक थॉट है, एक कॉन्टेक्स्ट है, ये समझना ज़रूरी है। अब देखिए, ये आपको ये पूरा रीज़न समझना होगा कि ये पूरा कहाँ कहाँ पर है। ये इज़राइल वाला हिस्सा हो गया। आई होप आपको मैप में याद होगा इज़राइल कहाँ पर है, कौन कौन से देशों के साथ बॉर्डर शेयर होता है इज़राइल का। ये सऊदी अरबिया, इधर इराक, इधर ये वाला पोर्शन ईरान का है, और इधर जो अरब स्टेट हैं सारे, कुवैत, इधर यूएई है साइड में। तो ये लोकेशन मैप याद होना चाहिए, ठीक है। हम इस पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे रीजन में आप देखिए, हम यहाँ पे टर्की की भी आज बात करेंगे। लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा इन्होंने टर्की का भी एंगल लिखा है। अब मैटर क्या करता है यहाँ पे कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनका रिलेशन यूएस के साथ कैसा है, ठीक है, और यूएस का रिलेशन इन देशों के साथ कैसा है, ये इंडिया के रिलेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ईरान से। कैसे ईरान को सबसे पहले तो आइसोलेट कर दिया गया था। अब ऐसा लग रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आई है अमेरिका में, बिकॉज एज यू नो, अगर आपको याद है, तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था अमेरिका में, उस समय में क्या हुआ कि ईरान को प्रॉपर खुल के उन्होंने ईरान का विरोध किया था और ईरान को आइसोलेट करने की हर कोशिश की गई थी। चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शन लाया गया, जो न्यूक्लियर डील था उसको ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। और ईरान के साथ कोई भी देश अगर अपना रिलेशन मेंटेन करता है इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, तो उस देश को भी जो अमेरिका का वो है गुस्सा है वो देखना पड़ेगा। इस तरीके से ये डायरेक्ट खुल करके विरोध हुआ था ईरान का उस समय में। तो इन शॉर्ट आइसोलेट कर दिया गया था। हाँ, अब ऐसा लगा था कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट बदली है यूएस में, वो फिर से ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है उसको करेंगे और रीस्टार्ट होगा उसका, और ईरान जिस तरीके से आइसोलेट है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी, आइसोलेशन को एंड किया जाएगा। ये अभी तक का ये एक्सपेक्टेशन है और ऐसा होगा भी आगे चल करके। लेकिन जिस तरीके से असैसिनेशन हुआ है, अभी करंट जो न्यूज़ आ रही है, ये समहाउ एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया गया होगा वहाँ पर। ऐसे लोग, ऐसी बातें हो रही हैं, जो स्कॉलर्स हैं वो ऐसा मानते हैं। नाउ रियलिटीज़ क्या है वहाँ पर ईरान में इस समय में, ऐसा लग रहा है कि वो यूएस के साथ रिलेशन को फिर से नॉर्मल करेंगे और इंगेजमेंट फिर से बढ़ेगा, वर्ल्ड में पीस स्टेबिलिटी फिर से आएगी। बट अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो क्या होगा कि अगर ईरान ने ज़्यादा रिटेलिएट किया यहाँ पर इजराइल और यूएस के साथ, तो फिर से ये जो नॉर्मलाइज कंडीशन होने वाली थी वो हो सकता है कि नहीं होगी। और अगर ऐसा फिर से हुआ तो ईरान को आइसोलेट कर दिया जाएगा वंस अगेन, एंड फिर वहाँ के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एंगल से देखा जाए तो सब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब ईरान में भी दो विंग के लोग हैं। एक जो ये नहीं चाहते हैं कि यूएस के साथ इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़े, और एक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हाँ यूएस के साथ रिलेशंस नॉर्मल हो जाए ताकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो आगे सही हो जाए, वहाँ पे पीस स्टेबल हो। जिस तरीके से एक के बाद एक इवेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं इस तरीके के, यानी बड़े बड़े डिप्लोमैट्स को, लीडर्स को असैसिनेट कर दिया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अगर पीस मेंटेन करने के लिए नॉर्मल किया जाता है रिलेशंस को तो वो अच्छी बात है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। बट जो हार्डलाइनर्स हैं वो इसके अगेंस्ट भी जाते हैं और कन्फ्रंटेशन को ही वो बेहतर समझते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे वैसे भी ईरान में आइडियोलॉजीज़ बनी हुई हैं। नाउ द फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑन हाई प्रोफाइल ईरानी टारगेट्स रेज क्वेश्चंस अबाउट द हॉस्टाइल पेनिट्रेशन ऑफ इट्स सोसाइटी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि वहाँ पे जो हाई प्रोफाइल ईरानियंस को टारगेट कर दिया जाता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे वहाँ पर सोसाइटी को इतना ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया गया है कि ऐसी हॉस्टिलिटीज़, ऐसे एक्ट्स वहाँ पर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा हमने देखा एक ईरान का एंगल कि वहाँ ईरान का जो रिलेशन है वो अरब कंट्रीज़ के साथ, यूएस के साथ, इज़राइल के साथ किस तरीके का है। इसके बाद अभी जो रीसेंट सिनारियोज़ चेंज हो रहे हैं, जिसमें कि अभी आपने देखा था यूएई, बहरीन, इन सब का रिलेशन ये लोग चाहते हैं कि इज़राइल के साथ इस्टेब्लिश करें रिलेशन को, तो ये भी एक तरीके से ईरान के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। आर्टिकल में ये बताने की कोशिश करें कि कैसे ईरान
आइसोलेट फिर से होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अरब कंट्रीज़ के रिलेशन विद द इज़राइल में, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इज़राइल को, ईरान को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ईरान को डायरेक्ट हिट इससे मिल सकता है, राइट। तो ये आपको एक एंगल समझना है पूरे उस रीज़न का। अभी इंडिया की इसमें बात नहीं हुई है, लेकिन अगर इस रीज़न में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, पीस मेंटेन नहीं होगा, तो उसका इम्पैक्ट फिर इंडिया पर आएगा, इवन पूरे वर्ल्ड पर जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा ईरान के साथ हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, ऑयल का इंपोर्ट कर रहे थे, वो हमें यहाँ से बंद करना पड़ा था। हम एक लिमिट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ने लग गया था। आज से जो 1 साल 2 साल पहले के आर्टिकल्स को हमने देखा है, तो उस समय में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी। ठीक है, उसके बाद अभी कैसे रिलेशंस बदल रहे हैं, एक तो यूएई और बहरीन का मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी पता चल रहा है कि वैसे तो ये इस न्यूज़ को क्लियर नहीं किया गया है, ये नॉर्मल बातें कर रहे हैं, इन सबका आपको इतना लिखना नहीं है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन कैसे अरब कंट्रीज़ का रिलेशन इज़राइल के साथ अच्छा हो रहा है, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यूएई और बहरीन ने जिस तरीके से मुलाकात की है, उसके बाद एक सीक्रेट मीटिंग की बातें सामने आई हैं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसी बातें आ रही हैं, ऐसी बातें बताई जा रही हैं थ्रू द मीडिया। तो यहाँ पे अभी खैर क्लियर तो नहीं किया जा रहा है कि चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन उसी टुवर्ड्स ये आगे जा रही हैं, ऐसा हम ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे एंगल पर। दूसरा एंगल क्या है, वो है आपका पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया वाला पूरा एंगल, कि अब आगे के और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इज़राइल की अगर बात करें, अगर इज़राइल के साथ जो अरब कंट्रीज़ हैं वो रिलेशन को अच्छा बना रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा आगे चल करके? वैसे तो पाकिस्तान विरोध करता है, पाकिस्तान इज़राइल को नहीं मानता, और वहाँ से रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कभी पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। लेकिन अब क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा? तो यहाँ पे इनका क्लियर कट ये कहना है कि अब पाकिस्तान भी अपने रिलेशन को इज़राइल के साथ रिकॉग्नाइज़ करने के लिए और फिर से अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, और अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो बांग्लादेश भी पीछे नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे जो सेंसिबल एक रिलेशनशिप है इज़राइल के साथ, उसको कैसे मेंटेन करना है। अगर उसको मेंटेन कर लेते हैं तो पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा कि यूएस के साथ भी ये अपना रिलेशन और अच्छा कर पाएंगे। वैसे तो यूएस के साथ रिलेशन अच्छा माना जा सकता है पाकिस्तान का, लेकिन आफ्टर मेकिंग गुड रिलेशन विद इज़राइल तो वो और अच्छा हो जाएगा, राइट। और उसके बाद कुछ और बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान एक तरीके से आइसोलेट नहीं करना चाहेगा खुद को, कि अगर अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम वर्ल्ड इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, रिलेशन को अच्छा बना रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं फिर से, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान भी चाहेगा कि वो भी इस विंग में शामिल हो जाए। ठीक है, प्रभाकर का क्वेश्चन है कि किसी लीडर का नाम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्या? देखिए, जब आप इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, यहाँ पे आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है किसी भी लीडर का नाम। लेकिन हाँ, अगर आप आईआर में कोई आंसर लिख रहे हैं और बहुत ही फेमस लीडर है, उनको लेकर के बात हो रही है, तो आप नाम को मेंशन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप इंडिया में इंडिया लेवल पर कोई आंसर लिख रहे हैं, पॉलिटिकल आंसर लिख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या जो लीडर हैं उनका नाम नहीं लिखना है। अगर क्रिटिसाइज़ हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हाँ, अगर किसी का डॉक्ट्राइन है, किसी की फ़िलासफ़ीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो बेशक आप उस समय का या द देन प्राइम मिनिस्टर या कुछ ऐसा लिख सकते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज़ कि अब बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे। तो अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ करेगा इसराइल को, तो बांग्लादेश भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस इसराइल के साथ बहुत ज़रूरी होगा, एंड ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट करेगा, राइट। फॉरेन पॉलिसी को भी बूस्ट प्रोवाइड करेगा। तो बांग्लादेश भी ये नहीं चाहेगा कि वो पीछे रहे। अब अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे नेशंस ने कनेक्शंस को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, तो इसराइल के लिए भी फ़ायदा है। इसराइल के लिए कैसे फ़ायदा है कि वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट इस्लामिक नेशंस हैं, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर वो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और कोऑपरेशन कर लेते हैं, डील कर लेते हैं इसराइल के साथ, तो वो भी इसराइल के लिए एक ग्रेट आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बोनस की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और दूसरा इसराइल का भी फ़ायदा है। अब अगर हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं,
इज़राइल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो व्हाट अबाउट इंडिया? तो क्या यहाँ पे इंडिया को अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है? क्या यहाँ पे इंडिया को सतर्क होने की ज़रूरत नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर इंडिया को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक और एंगल है टर्की का। तो अब जिस तरीके से जो रिलेशनशिप है, फॉरेन फ्रेंड्स हैं वो बदल रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशंस को अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे टर्की की अगर हम बात करते हैं तो टर्की इंडिया के अभी अगेंस्ट में है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इश्यूज़ कश्मीर वाले इशू की बात करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल फोरम पर लाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अभी टर्की खुल करके इंडिया के विरोध में रहते हैं कई सारे ऐसे पॉइंट्स पर। तो ये एक एंगल भी पाकिस्तान के लिए हो जाएगा जो पॉजिटिव एंगल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर के इशू को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, हालांकि आपको याद होगा जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो गल्फ़ नेशंस हैं उन्होंने क्या किया था, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने दिल्ली का सपोर्ट किया था और इसको कोई भी कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल लेवल पर नहीं ले जाना है या ये भारत का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है, इंटरनल मुद्दा है, ये कहा था। लेकिन जिस तरीके से रिलेशंस बदल रहे हैं, टर्की अगेंस्ट है इस चीज़ के और पाकिस्तान का रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान, तो ये सब चीज़ें, ये सब जो अलग अलग एंगल हैं, ये इंडिया के लिए एक कहीं ना कहीं थ्रेट है, या फिर ये कह सकते हैं कि इंडिया को अवेयर होने की ज़रूरत है कि मिडल ईस्ट में जो इंगेजमेंट्स बदल रहे हैं उसमें इंडिया को भी अब आगे आकर के इन्वॉल्व होना होगा और ये जो चेंजेस हैं उसको आप ऐसे ही ईजी वे में नहीं ले सकते हो, राइट। तो पाकिस्तान बांग्लादेश कांट अफोर्ड टू टेक मिडल ईस्ट फॉर ग्रांटेड। जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश अब मिडल ईस्ट में को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं और एक अलग रिलीजियस प्रिज्म को बनाते हुए रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बट नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस कि जो साउथ एशियन स्टेट हैं वो कैसे मैनेज करते हैं अपना जियोपॉलिटिकल रिलेशन इन कंट्रीज़ के साथ, और क्या अब आगे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या कैसे बदलाव हो सकते हैं, कैसे चेंजेस हो सकते हैं, ये सारे अभी क्वेश्चंस हैं जो आगे हमें धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो आपको ओवरऑल एक एंगल समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है ईरान में, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, ईरान में भी पहले भी क्या सिचुएशंस थी। इंडिया ईरान का बहुत अच्छा रिलेशन है, अगर आपको पूरा पता है, जैसे कल्चरल रिलेशन बहुत अच्छा है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी है और ईरान में हमने पोर्ट भी डेवलप किया हुआ है, तो रिलेशन और अगर स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी अच्छा है। लेकिन वहीं जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके आपस में रिलेशंस बदल रहे हैं। इज़राइल को के साथ अब जो कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, वो अपना रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। तो अब उस एंगल से इंडिया को भी सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पे इंडिया को इन सभी देशों के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वैसे इंडिया की अभी तक क्या पॉलिसी रही है कि हर एक देशों के साथ इंडिया अपना रिलेशन मेंटेन करके रखता है। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ज़्यादातर जगह पे नहीं होता है इंडिया का, तो उसी को कैसे और वो मेंटेन करना है, कैसे रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ईरान के साथ भी रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है, जैसे जबकि अभी सारी चीज़ें इस तरीके की हो रही है, एक तरीके का आइसोलेशन हो रहा है, तो उसमें कैसे मेंटेन करना है, ये सब आगे हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये कुछ कुछ बातें दिमाग में रखनी है, एक माइंड मैप बनाए रखना है, ताकि जब आगे कोई डिस्कशन हो इन चीज़ों पर तो आपके दिमाग में वो सेट होता जाए और आप आंसर राइटिंग करें तो ये फैक्ट्स आपके दिमाग में आ जाएं। ये जो हमने इतना बड़ा सा आर्टिकल देखा है, इसमें आप कितना यूज़ कर पाएंगे? पूरा आर्टिकल यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ एक बातों को लिख सकते हैं। आप ईरान के एंगल से लिख सकते हैं, टर्की के एंगल से लिख सकते हैं, राइट। आप इसराइल के साथ भारत के रिलेशन को शो कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए क्यों ज़रूरी है, और अगर ये दोनों रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं इसराइल को तो इसराइल का क्या बेनिफिट है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड मैप में रखना है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं। किसी का कुछ सवाल है? हाँ, प्रभाकर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकी लोग भी अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं जिनको भी कुछ बताना हो। और वंस अगेन मैं कहूँगी कि प्लीज़ शेयर करते रहिए इस वीडियो को। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। डेथ ऑफ अ स्टूडेंट, ये एक सोशल इश्यूज़ है और एक टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे और बहुत ही बड़ा इशू है। इस पर बहुत ध्यान से समझने की, सोचने की ज़रूरत है, सरकार को भी, सोसाइटी को भी, हर किसी को। तो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी ऐश्वर्या रेड्डी, जो कि लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ती थी। उन्होंने सुसाइड कर लिया और ये एक बहुत दुखद खबर है कि इसके पीछे का कारण जो है वो आपको बहुत ही कंसर्नफुल बनाता है, बहुत ही ग्रीफ में डालता है
कि आखिर एक ब्राइट स्टूडेंट जो इतने बड़े कॉलेज में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, उनको क्यों अपने डेथ को चूज़ करना पड़ा ओवर लाइफ, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो एक जो ब्रॉडर कारण समझ में आया है वो है कि उनकी इनएबिलिटी टू बाय गैजेट रिक्वायर्ड टू हर टू कंटिन्यू हर ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे आपको मालूम है, ऑनलाइन एजुकेशंस जिस तरीके से कोविड पेंडेमिक में लॉकडाउन हुआ और उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन स्प्रेड हो गया है हर तरफ, सारे इवेंट सारी जगह पर ऑनलाइन एजुकेशंस ही अभी आपको दिए जा रहे हैं, स्कूल्स हो या कॉलेज हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो, सब जगह पर। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जैसे आपको हेल्प करता है ऑन द वन हैंड कि जो लोग अपने गांव से दूर नहीं आ पाते हैं, शहर नहीं आ पाते हैं, उनको गांव तक एजुकेशन मिल पा रहा है, घर तक एजुकेशन पहुंच जा रही है। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। कैसे? अगर किसी के पास गैजेट नहीं, किसी के पास मोबाइल नहीं, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, तो वो अपने एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आई और 4 फैक्टर्स इसके पीछे बताए गए हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करने में, कि आखिर क्यों किसी स्टूडेंट को चूज़ करना पड़ा डेथ ओवर लाइफ। यहाँ पे डिजिटल डिवाइड के बारे में राइटर ने बताया है। राइटर का ये राइटर ने जो इश्यूज़ को उठाया है वो हमें एक तरीके से देखना है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में कि जिस बच्चे को स्कॉलरशिप दिया गया, तो यहाँ पे ये कहती हैं कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने भी ये नहीं समझा कि जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ रही है उसका क्या है। तो जैसा कि कॉलेजेस वगैरह में अनाउंस कर दिया गया कि जो फ्रेशर्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे लोग हॉस्टल्स को छोड़ देंगे, तो अभी बाकी लोग अपने अपने घर पर जा कर के रहने लग गए। यानी कि अगर ये बच्चे हॉस्टल में भी रह रहे होते तो भी वो मेंटेन कर सकते थे अपनी पढ़ाई को, बिकॉज उनके कॉलीग होते और स्टूडेंट्स होते, उनके पास लैपटॉप होता, मोबाइल होता, वो उनसे हेल्प लेकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, उनको घर भेज दिया गया और उनके घर में ऐसी कोई सुविधा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। बहुत, क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई बच्चा इन स्कॉलरशिप में पढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर वो अपने घर पर डिपेंडेंट नहीं है उसकी पढ़ाई के लिए, वो सरकार पर डिपेंडेंट है अपनी पढ़ाई के लिए। तो अगर सरकार ने ऐसा कोई फ़ैसला लिया भी, यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई फ़ैसला लिया भी कि उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो उनको फिर यहाँ पे ये भी सोचना चाहिए था कि वो स्टूडेंट को क्विक कैसे हेल्प करें, कैसे स्टूडेंट के पास लैपटॉप पहुँच जाए या स्टूडेंट के पास मोबाइल पहुँच जाए, या जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो वहाँ तक पहुँच जाने चाहिए थे। और ये मेजर फैक्टर्स उन्होंने बताया है इस डेथ का और इस इनइक्वलिटी का, कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन समहाउ इनइक्वलिटी को भी इम्पोज कर रहा है। ये क्वेश्चंस बन सकता है आपके मेंस एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं। ये तो एक आपको जीता जागता एक एग्जाम्पल मिल गया कि कैसे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं आज इस चीज़ से, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स स्कूल लेवल पर भी है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लेवल पर है। सो एथिक्स में केस स्टडी में आप यूज़ कर सकते हैं, या आपको आ सकता है इस टाइप का पूरी केस स्टडी आपके सामने आ सकती है। वी नीड टू एक्नॉलेज दैट आर इज़ एन अनईक्वल सोसाइटी इन आर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लोकेशन डिटरमाइन द स्कूल दैट वी गो टू एंड नेचर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी गेट। तो यहाँ पे जो एजुकेशन का ऑब्वियसली लोकेशन है, कहाँ पे हमें पढ़ने जाना है, क्या है, वो सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, लोगों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। Now there is no awkwardness, guilt and repentance part of the either policy makers. तो अगर हमने ये पहले से सोचा होता कि जो स्ट्रेटिफाइड एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसमें हम ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होने दें। जैसे कोविड के समय में ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज आपके सामने आए हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स के आए हों, कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड ना किया गया हो इस चीज़ का आया हो, या फिर वो आपके एजुकेशन सिस्टम से आया हो। एजुकेशन सिस्टम को हमने कन्वर्ट तो कर दिया ऑनलाइन, लेकिन इसको लेकर के लोग एक्सेस नहीं ले पाए, एक लिमिटेड एक्सेस रहा सोसाइटी में, बिकॉज जो एलीट पीपल हैं, जो कैपेबल हैं, उनके पास तो सारी चीज़ें थी, लेकिन जो डिसएडवांटेजियस कंडीशन में है, जो वल्नरेबल पीपल थे, जो बच्चे वल्नरेबल थे, जिनके पास कि अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं कि वो कोई नया गैजेट खरीद सकें, वो इसी विशिष्ट साइकिल में फंस करके रह गए। और ये जो ऐसे चीज़ें हैं, लाइक बच्चे को सुसाइड करना पड़ा, ये इसका एक बहुत ही दुखद एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। एंड अभी क्या हुआ है दैट एवरीथिंग दैट द स्टूडेंट गो थ्रू, सिलेबस, करिकुलर रिसोर्सेज, ये सब कॉलेजेस वगैरह से प्रोवाइड कराए जाते हैं कि आपको कैसे क्या पढ़ाई करनी है, क्या आपका करिकुलर है,
Now, children is with different caste, class, religion, ethnicity, with unequal economic, social, cultural capital are all threatened alike. तो सारे बच्चे जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उनके पास एक जैसी कंडीशन नहीं है, ना तो उनका डिफरेंट कास्ट होता है, डिफरेंट क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, और वहीं दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एंगल भी देखा जाए तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो अपने आप में इनइक्वलिटी को लेकर के आता है, राइट। और ये यहाँ पे अनइक्वल कैसे आज हमारी सोसाइटी हो गई है ये हमें देखने को मिला है। तो इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि गुड इंस्टीट्यूशंस में नहीं भेजना चाहिए जो वल्नरेबल स्टूडेंट्स हैं, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं? ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि हमें उस इंस्टीट्यूशंस को ऐसा बनाया जाना चाहिए जो हर किसी के लिए इक्वल हो। वहाँ से जो भी चीज़ें डिलीवर हो रही हैं वो लोअर स्ट्रेटा तक पहुँचनी चाहिए। जैसे हम बात फाइनेंशियल इंक्लूजन की करते हैं, जैसे आपने जनधन अकाउंट खुलवा दिया, जैसे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत पैसे उनके अकाउंट तक पहुंचा दिए, मतलब एक एक रुपया अब किसानों के अकाउंट तक पहुंच जाता है। वैसे ही जो एजुकेशन है वो भी आपके लोअर स्ट्रेटा तक पहुंचना चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। तो ये जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो स्टेट की होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की होनी चाहिए, ना कि उस स्टूडेंट की होनी चाहिए जो कि अपने आप में एक ऐसे वल्नरेबल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पुअर कंडीशन से बिलोंग करते हैं, जिनके पास की ना तो एक्स्ट्रा, ना तो ऐसा है कि वो दिल्ली में कहीं अलग से रह पाएँ, और ना ऐसा है कि वो ऐसे अलग से गैजेट्स खरीद पाएँ अपनी पढ़ाई के लिए। सो कोविड-19 के समय में ऐसे कई प्रॉब्लम्स यहाँ पे अराइज़ हुए, और स्टूडेंट्स के साथ खास करके मल्टीपल टेंशन्स अराइज़ हो गए। उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, वो कैसे पढ़ाई करेंगे आगे, उनकी क्लासेस कैसे वो अटेंड करेंगे, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज़ हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ कि कॉलेज का जो एनवायरनमेंट था उनको छोड़ करके वो अपने घर पर जाके रहने को मजबूर हो गए। घर पर जाकर के रहने के अपने अलग सर्कमस्टेंसेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि वहाँ पे उनको गैजेट्स ना मिलना, और गैजेट्स नहीं दे पाने का जो एक पेन उनकी फैमिली को हो रहा था, जिसमें कि वो उनको डायरेक्टली दिख रहा था, वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा था। उनके पापा जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज़ वो देख पा रही थी। तो ये उनके जो यंग सिस्टर और ब्रदर्स हैं उनको ड्रॉप आउट होना पड़ेगा स्कूल से, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करती हैं अपने लिए लैपटॉप्स की। तो ये सारे जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, और देखिए यहाँ पे आपके पढ़ने का उद्देश्य, हमारे डिस्कशन का उद्देश्य यही है कि हम चीज़ों को बहुत ही जेन्युइनिटी से देखें कि क्या एग्जैम्पल सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं, सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, कैसे इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म किया जाए, इसमें जो गवर्नमेंट है उनका क्या रोल हो सकता है। यहाँ पे काउंसलिंग्स वगैरह की जा सकते थे स्टूडेंट्स के, राइट, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आज इनेबल हैं एजुकेशन को एक्सेस करने में, उनके लिए काउंसलिंग सिस्टम्स होना चाहिए था। उनके लिए एक प्रॉपर सरकार को या यूनिवर्सिटी को एक मैसेज लेकर के आना चाहिए था कि हाँ, उन जो बच्चे आज एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उनके पास अनदर ऑप्शन क्या है। तो ये जो जिम्मेदारी थी, अब यहाँ पे कोई भी अपनी जिम्मेदारी को मानने को तैयार नहीं है। राइटर इन शॉर्ट ये बता रही हैं कि इसमें आप किसको दोषी ठहराएंगे, क्या उनके पेरेंट्स को जो इनेबल थे वो गैजेट खरीदने में, क्या वो स्टेट जो स्कॉलरशिप तो प्रोवाइड कर रही थी लेकिन उसके एक्सेस ऑफ एजुकेशन का ध्यान कोविड के समय में वो नहीं रख पाई, या फिर वो यूनिवर्सिटी जिन्होंने बिना स्टूडेंट के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को समझे हुए ये डिक्लेयर कर दिया कि उनको अपने घर पर जाना होगा और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन एजुकेशन ही लेना होगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आखिर यहाँ पे कौन दोषी होगा इस चीज़ के लिए? तो एक बहुत अहम मुद्दा है ये, और इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और ऐसी चीज़ों में आपको अपने दिमाग में रखना होगा, यहाँ पे आप इसमें कितना नोट्स बनाएंगे, आप इसमें कितनी बातें लिख लेंगे। तो आप कुछ एक ये जो एक केस स्टडी है शॉर्ट ऑफ, इसको आप छोटा सा लिख सकते हैं, 50 वर्ड्स में अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और दूसरा, इसके जो हमने क्रक्स को डिस्कस किया है वो आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपने इमोशंस में लेकर के जाना होगा कि जब बात आप वल्नरेबल सेक्शन की करते हैं, पुअर पीपल की करते हैं, पॉवर्टी की करते हैं, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को, राइट। तो कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ICOR पर, और डिटेल में इसको समझाया भी था। तो अगर किसी ने ये डिस्कशन कल वाला नहीं देखा है तो वो प्लीज़ डिस्कशन को कंटिन्यू करें, कल के डिस्कशन को, जिसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इंडिया के इकोनॉमिक सिनेरियो को, और यहाँ पे जो ICOR है वो कैसे बढ़ रहा है। और अगर ये ICOR बढ़ता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो और लेस एफिशिएंट हो रही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही था, इसका आंसर है C। कल प्रभाकर का आंसर बिल्कुल ठीक था, बोथ 1 और 2 आपने बताया था।
दूसरा क्वेश्चन था प्रसन्ना कुमार मोहंती कमेटी का किससे संबंधित है। तो आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, डिटेल में किया था, और अभी आरबीआई ने एक फ़ैसला लिया है कि जो आपके कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं वो बैंक ओन कर सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग का लाइसेंस उनको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ये आरबीआई ने फ़ैसला लिया है। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो यही थी, प्रसन्ना कुमार मोहंती कमेटी, जिन्होंने कि इसको हरी झंडी दिया था कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक रिफॉर्म से संबंधित है ये पूरा, ये आप याद रखिएगा। आज का जो क्वेश्चन पूछा है मैंने, जो लोग बाद में ऐड हुए हैं वो आगे के क्वेश्चंस को देख करके और उसका आंसर करें कमेंट में। और गाइज आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, और जो नए लोग हैं वो आंसर राइटिंग अगर करते हैं तो आंसर लिख के IAS दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप है वहाँ पर अपलोड कर दें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम। कल से 11:15 पर आप लोग आ जाएं। तो आप लोगों के आने के लिए मैंने आपका वेलकम किया है। कल फिर से टाइम पर आ जाएं और अपने दोस्तों को साथ लेकर आएँ। ओके, थैंक्स अ लॉट।